हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष भाषा और समाज की दूसरी इकाई पर मैं बात करूंगी। विषय है भाषाई विविधता और भाषिक समुदाय भाषा के आधार पर। इसे 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सर्वप्रथम भाषा और समुदाय, दूसरा बेटा है इसमें भाषा और जाति, तीसरा है भाषा और जातीयता, चौथा है द्विभाषिता और बहुभाषिता। कहने का अर्थ है बहुभाषिता कोड मिश्रण एवं कोड परिवर्तन के विभिन्न रूपों में दिखाया गया है कि किस तरह से भाषाई का जो रूप है उसे भिन्न भिन्न रूपों के द्वारा प्रतिपादित करने का यहाँ पर आधार रखा गया है। भाषाई विविधता और भाषिक समुदाय के विषय को जानने से पहले मैं भाषाई विविधता पर बात करूंगी। आप जैसे कि जानते हैं कि भारत बहुभाषी देश है और इसमें अनेक प्रकार की भाषाओं बोलियों के साथ साथ अनेक प्रकार की संस्कृतियों का भी आवागमन है। भाषाओं में विविधता की विरासत है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग होना भाषाई विविधता के अंतर्गत निहित होता है। भारत में 22 भाषाओं का प्रादुर्भाव है। देश में विभिन्न भागों में लोग अपने जन्म से ही एक से अधिक भाषा बोलने लगते हैं। अपनी मानक भाषा के रूप और दूसरे संस्कृति के आधार पर उसका वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। भाषिक समुदाय, समुदाय से हमारा तात्पर्य है वर्ग, आयु, जाति, धर्म, शिक्षा से संबंधित समाज की अपनी व्यवस्था को हम भाषिक समुदाय के अंतर्गत रखने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम भाषिक समुदाय को अनेक आधारों पर व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी स्लाइड में बेटा बताया गया है कि किस तरह से आधारों को स्पष्ट किया गया है। पहले मैं आपको विविधता का अर्थ बता देती हूँ। विविधता भाषा का हमारा जो अभिप्राय है उसे हम कहते हैं, जैसे मूक भाषा होती है, अस्पष्ट भाषा होती है और स्पष्ट भाषा होती है। तीनों में अंतर मैं बता देती हूँ। मूक भाषा होती है मौन भाषा। कई बार आप चीजों को मौन रहकर भी अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। कभी होते हैं कि आप अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से नहीं कह पाते, उसे अस्पष्ट भाषा के रूप में हम प्रतिपादित करते हुए नजर आते हैं। तीसरे स्तर पर स्पष्ट भाषा कि अपने शब्दों को हम नाप तोल कर जब बोलते हैं तो हम स्पष्ट रूप से उसका आधार प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। समुदाय से हमारा तात्पर्य है बेटा कि समूह अथवा वर्ग के आधार पर इसे बताया गया है। वर्ग, भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा का प्रयोग समाज की मूल व्यवस्था, समाज, श्रमिक वर्ग की गौण मूल्य व्यवस्था को वक्ता और श्रोता के आधार पर अभिव्यक्त वर्ग, भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा का प्रयोग समाज की मूल व्यवस्था, समाज, श्रमिक वर्ग की गौण मूल व्यवस्था को वक्ता और श्रोता के संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसे हम इसके अंतर्गत देखते हुए नजर आते हैं। भाषाई विविधता से हमारा अभिप्राय है देश में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग होना, जैसे भारत एक बहुभाषी देश है। भाषिक समुदाय, भाषा में वर्ग के अनुसार, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं और उसको अनेक प्रकार के मानने वाले हमारे यहाँ पर धर्म है, जाति है, शिक्षा के आधार पर भी हम इसकी मूल व्यवस्था को देख सकते हैं। भाषा और समुदाय, भाषा और समुदाय से हमारा तात्पर्य है भाषा और समुदाय, भाषा और जाति के आधार पर हम उसे व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। जैसे उच्च, मध्य और निम्न जाति के अनुसार हम आधार को स्पष्ट करते हुए नजर आते हैं। जैसे भाषा का स्तर बदलता रहता है, कारण
सामाजिकता के आधार पर भाषा में बदलाव होता रहता है। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के हम संवाद में परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि हम देखते हैं जो उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं या जो निम्न वर्ग के होते हैं या मध्य वर्ग के व्यक्ति होते हैं, उनके वातावरण के अनुसार वे अपनी शब्दावली को प्रयुक्त करते हुए नजर आते हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि पद प्रतिष्ठा के अनुसार भी जो आपकी शब्दावली है उसमें भी परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आप अपने ज्ञान के अनुसार वहां पर उसकी अभिव्यक्ति करते हुए नजर आते हैं। दूसरा आधार है शहरी और ग्रामीण आधार। हम जानते हैं कि इन दोनों आधारों पर हम किस तरह से अपनी भाषा को व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि जो ग्रामीण व्यक्ति होता है, यानी कि गांव में जो व्यक्ति रहता है, वह किस तरह से अपनी भाषा का रूप स्वरूप प्रकट करते हुए नजर आता है। वह वहां पर सरल, सहज, स्पष्ट भाषा में अपनी बात कहता हुआ नजर आता है। जबकि शहरी वातावरण में हम देखते हैं कि हमारी भाषा में स्वार्थ की भावना पुरजोर रूप से वहां पर कार्य करती हुई दिखाई देती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम भाषा के आधार पर उच्चारणगत परिवर्तन देखने को भी मिलता है। जैसे एक जो या गांव का व्यक्ति है, उसकी भाषा में हम देखेंगे कि उच्चारणगत भिन्नता का भी रूप स्वरूप दिखाई देता है। कहानीकारक प्रेमचंद की कहानी या उपन्यासों में हमें यह अनेक आधारों के रूप में देखने को मिलता है कि उनकी कहानियों में हमने देखा है कि किस तरह से भाषा का प्रादुर्भाव वहां पर नजर आता है। शिक्षा के आधार पर भी हम परिवर्तन देखते हुए नजर आते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि हम देखते हैं कि किस तरह से शिक्षा के आधार पर हमारी जो भाषा है वह बदलती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर हम अंग्रेजी और हिंदी का रूप देखने के लिए समक्ष रूप से उपस्थित होते हैं। कहने का तात्पर्य भाषा और लिंग के आधार पर भी हमारे शिक्षा के आधार पर वो परिवर्तन दिखाई देता है कि कहाँ पर हमें किन शब्दों का कैसे प्रयोग करना है। आनुवांशिक आधार पर भी हम देखते हैं कि किस तरह से भाषा में परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है। पुरुष की भाषा में या स्त्री की भाषा में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि स्त्री पुरुष की भाषा में निश्चित रूप से हमें बदलाव देखने को मिलता है। वहां पर परिवर्तन की संभावनाएं अनेक रूप से दिखाई देती हैं। पुरुष की आवाज में हम देखते हैं कर्कश पना आता है या उसका उच्चारण बहुत ही तेज गति में दिखाई देता है, जबकि स्त्री बहुत ही कोमल शब्दों का या रूप में आदान प्रदान करती हुई नजर आती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्त्री पुरुष में जिस तरह की भाषा का जो आधार है वो भी आनुवांशिक आधार पर हमें देखने को मिलता है। मनोवैज्ञानिक आधार से हमारा यहाँ पर तात्पर्य है बेटा कि हम किस तरह से सोच के आधार पर अपनी भाषा का रूप स्वरूप प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। सबसे बढ़िया था अगर हम जितने मर्जी पढ़े लिखे हों पर हमारे पर वातावरण का बहुत ज्यादा असर दिखाई देता है। आप देखिए एक निम्न वर्ग का व्यक्ति और एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति और एक उच्च वर्ग का व्यक्ति में बहुत ज्यादा परिवर्तन शिक्षा के आधार पर हमें देखने को मिलेगा। वे पढ़े लिखे होने के बाद भी उनकी मानसिकता बहुत संकुचित कई बार दिखाई देती है। ऐसा हम लोगों से जब मिलते हैं तब हम उनके विचारों से अवगत होते हुए दिखाई देते हैं। तब हमें लगता है कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इनकी इतनी संकुचित सोच यहाँ पर प्रतिपादित होती हुई दिखाई देती है। सामाजिक सांस्कृतिक आधार हम देखते हैं कि मानवीय व्यक्ति या मानव अपने समाज के अनुसार या अपने सांस्कृतिक आधार पर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को परंपरा और रीति रिवाजों के आधार पर भी परिवर्तित करते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि धर्म, जाति और भाषा के आधार पर हम उनकी परंपरा और उनके तौर तरीकों से यहाँ पर रूबरू होते हुए दिखाई देते हैं। इसमें भी भाषा का बहुत ज्यादा रूप स्वरूप स्पष्ट होते हुए दिखाई देता है कि एक व्यक्ति जो या मथुरा में है या ब्रज में है या हरियाणा में है या हम छत्तीसगढ़ है, बेगली है, या फिर हम ये कहें कि आपके अनेक प्रकार की जो बोलियां हैं, पहाड़ी हैं या फिर बिहारी हैं, इसमें जो रीति रिवाज है वो अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं और हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के अनुसार उसको मनाते हुए दिखाई देते हैं और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हुए भी हम इन त्योहारों, उत्सवों के आधार पर दिखाई देते हैं। भाषा के
आधार पर हम देखते हैं कि हमारी जो पहचान है, जो हमारी अस्मिता है, वह भी हमारे स्वरूप के आधार पर निर्मित होती हुई दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य बेटा यहाँ पर ये है कि भाषा के व्याकरण के आधार पर भी हम अनुवांशिक, जैविक और प्राकृतिक भेद हम लिंग के आधार पर बदलाव में दिखाई देते हैं। उसमें अनेक प्रकार के बदलाव उसमें परिपूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। भाषा और जाति, भाषा और जाति से हमारा तात्पर्य है कि किस तरह से हमारे जो समुदाय में या हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की जातियां भी यहाँ पर विद्यमान है। कई जातियों से हम अवगत हैं, कई जातियों से हम अवगत भी नहीं हैं, पर उनके जो परिवेश के अनुसार रीति रिवाज हैं या परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं या उत्सव है, वह अनेक रूपों में निभाते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य बेटा यहाँ पर ये है कि किस तरह से हम औपचारिक एवं अनौपचारिक आधार पर स्थिति परिस्थितियों को अवगत करते हुए दिखाई देते हैं। कि हम औपचारिकता के आधार पर, जैसे हमारे कोई घर में बाहर का व्यक्ति आता है तो हम पूरी शिष्टाचार से उसका आदर सम्मान करते हुए दिखाई देते हैं। ये हमारी औपचारिकता है कि हम उससे बहुत ही सहज भाव में बात करते हैं। कई बार ये भी देखते हैं कि हमारे भाषा में तुरंत भी बदलाव आता हुआ दिखाई देता है। अगर कोई हमारा परिचित व्यक्ति है और हमारे निकटतम है तो हम उससे अनौपचारिक रूप में बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आधारों पर किस तरह से परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है। बोली और भाषा के आधार में, बोली और भाषा से हमारा तात्पर्य है, मैंने अपनी पहली स्लाइड में इसका जिक्र किया था कि बोली किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। उसके आधार पर हम अपनी संस्कृति को, अपनी मान्यताओं को, अपनी आधारों को स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। संस्कृति और परंपरा, संस्कृति और परंपरा से यहाँ हमारा तात्पर्य है बेटा कि किस तरह से हम संस्कृति के आधार पर अपनी जो आधार है, जो हमारी विशेष उपलब्धियां हैं, हमारी लोक भाषा है, लोकगीत है या लोक के आधार पर हम अपनी परंपराओं को निभाते हुए दिखाई देते हैं, उनका रूप स्वरूप यहाँ पर चित्रित किया गया है कि किस तरह से हम अनेक प्रकार की संस्कृतियों को अपने चारों ओर देखते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर हिंदू भी अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने रीति रिवाज बना रहा है, मुसलमान भी अपनी रीति रिवाजों के अनुसार अपनी प्रथाओं को, अपने अनुष्ठानों को निभाने की कोशिश कर रहा है। या फिर हम देखते हैं अनेक जातिगत आधार पर भी, चाहे वह सूक्ष्म रूप से हो या उच्च वर्ग से हो, सभी लोग अपने अपने आधार पर संस्कृति और परंपरा का अनुसार अनुष्ठान करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से भाषा और जाति में अनेक प्रकार की यहाँ पर रूप स्वरूपों को दिखाने की भरसक कोशिश की गई है। भाषा और जातीयता, भाषा और जातीयता से हमारा तात्पर्य है पैतृक और विरासत के रूप में हमें यह मिलती हुई दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य है पैतृक और विरासत से हमारा तात्पर्य है जो पिता संबंधी या पुरखों संबंधी जो संपत्ति है वह हमें स्वतः मिल जाती है, उसे हम पैतृक या विरासत के रूप में देखते हुए नजर आते हैं। या उत्तराधिकार में मिला हुआ धन के आधार पर भी हम इसका रूप देख सकते हैं। भाषा भी उसी प्रकार हमें समाज में या पिता और माता के संदर्भ में प्राप्त होती है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तब उसके बाद जो उसके घर का वातावरण है, उसके माता पिता की जो मातृभाषा है या राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, उसका वह स्वरूप निभाते या निर्वाह करते हुए दिखाई देता है। तो उस आधार पर हम देखते हैं कि जो हमें विरासत के रूप में हमें चीजें मिली हो, उसे हम पैतृक समाज के अंतर्गत देखते हुए नजर आते हैं। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता के आधार पर, यानी कि जातीयता के आधार पर, मैं जातीयता पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि क्या होती है। जातीयता से हमारा तात्पर्य है राष्ट्रीयता के आधार पर व्यक्ति को जो जोड़ सकती है उसे हम जाति के आधार पर व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। जैसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति परिस्थितियों का जब हमें बोध होता है तो हम उसके अनुसार कार्य करने के लिए तत्पर होते हुए दिखाई देते हैं। और यही हमारी निष्ठा भी है कि हम किस तरह से चीजों को देखते हैं, उनका उपयोग करते हैं और समाज में उसके व्यवहार के अनुसार उसे अभिव्यक्त करते हुए भी नजर आते हैं। ऐतिहासिक
और सामाजिक। ऐतिहासिक और सामाजिक से हमारा तात्पर्य है समाज इतिहास से संबंध रखने वाला है। कहने का तात्पर्य है राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में। पहले मैं आपको बता दूं कि ऐतिहासिक दृष्टि और सामाजिक दृष्टि से हमारा यहाँ क्या तात्पर्य है। भाषा इतिहास से संबंध रखने वाले को हम ऐतिहासिक संदर्भ के अंतर्गत देखते हैं। धर्म और जातीयता के आधार पर भाषा को जातीय अस्मिता बनाने के कारण ऐतिहासिक और सामाजिक रूप वहां पर स्थापित होते हुए दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय एकता और स्वाधीनता की भाषा हिंदी ही है कि हम जातीय आधार पर या जो भी हम समाज में कार्य करते हुए दिखाई देते हैं उसे किस तरह से हम भाषा से अवगत करते हुए या उनका निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय एकता और स्वाधीनता की जो भाषा है वह राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में स्थापित नहीं हो पाई है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि हमने मान लिया है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ही है, पर हमें अभी तक लिखित रूप में ये प्रमाण नहीं मिला है कि हम अपनी स्वतः इच्छा से अपनी भाषा को वो मान्यता दे पाए अधिनियम के अनुसार। तो यहाँ पर राष्ट्रभाषा से हमारा तात्पर्य है जो अधिकांश भूभाग में बोली और समझी जाती है उसे राष्ट्रभाषा के अंतर्गत रखा जा सकता है। राजभाषा से हमारा तात्पर्य है जो प्रशासनिक कार्यों, स्कूल, कॉलेजेस, साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं, समाचारों आदि में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा के अंतर्गत रखा जाता है। उसे मानक भाषा भी कहते हैं। 343 से 351 में भाषा में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है भाषा के आधार पर, यानी कि इन अनुच्छेदों के अंतर्गत ये बताने का प्रयास किया है कि हिंदी भाषा का हम कैसे विवेचना कर सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं। मैं सूक्ष्म रूप से यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगी। वैसे आप लोगों के पास भी पूरी उपलब्ध सामग्री है क्योंकि आप ऑनर्स के विद्यार्थी हो, चाहे वह अंग्रेजी के हो या हिंदी के हो या फिर आप पॉलिटिकल के हो, तो उसमें हमें बताया जाता है कि किस तरह से भाषा के विस्तार में 343 से लेकर 351 के जो अनुच्छेद हैं उसमें किस तरह से हिंदी के विकास क्रम की बात कही गई है। 343 में संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी है। संविधान में आरंभ से 15 वर्ष की अवधि तक सभी सरकारी कामकाजों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ये अधिनियम, ये अनुच्छेद 26 जनवरी 1965 को पारित किया गया, होता रहेगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हिंदी राजकाज चलाने में असक्षम थी, बल्कि अंग्रेजी भाषा के कामकाज करने के अभ्यस्त कर्मचारियों के लिए नई भाषा को अपनाने के लिए उचित समय देना होगा। 15 वर्ष की अवधि के बाद भी विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को जारी रखने के लिए उपलब्ध कर सकती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि हमने उस वक्त जो 1965 के आसपास जो अधिनियम अनुच्छेद बनाए थे उसमें यह हमने मान लिया था कि अगर इस दौरान कोई और भाषा उभर कर नहीं आई तो अंग्रेजी को ही राजकाज की भाषा बना लिया जाएगा। पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे हिंदी के विकास क्रम में अनेक लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके सतत प्रयास के द्वारा ये हिंदी आज उभर कर आई है। पर आज भी हम देखते हैं कि अधिनियम अनुच्छेदों के अनुसार उसे उस रूप में मान्यता नहीं मिल रही है जिस रूप में मिलनी चाहिए। 344 में राष्ट्रपति 5 और 10 वर्षों के पश्चात राजकाज या राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। वे राजभाषा हिंदी के अधिकारी प्रयोग के बारे में तथा अंग्रेजी के प्रयोग पर रोक लगाने के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे या आवेदन प्रस्तुत करेंगे। अभिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 30 सदस्यों की जो मान्यता है, जैसे 20 लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, 10 राज्यसभा के सदस्य होने अत्यंत अनिवार्य है, उस आधार पर यह समिति की स्थापना वहां पर गठित की जाएगी और उसमें अंग्रेजी और हिंदी के बढ़ते क्रम पर विचार किया जाएगा कि किसको राजभाषा का दर्जा दिया जाए। 345 में या राष्ट्रभाषा का 345 में राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या एक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं तथा हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। 346 में एक राज्य दूसरे राज्य के बीच संघ की भाषा राजभाषा का ही प्रयोग करेगा।
347 के अनुच्छेद में किसी राज्य में जन साधारण द्वारा बोली समझी जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाली भाषा को राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी स्वीकृति देने के लिए अधिनियम वहां पर स्थापित कर सकता है। 348 के अनुच्छेद में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का कार्य अंग्रेजी भाषा में ही चलेगा तथा अन्य भाषा में वहां पर किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की जाएगी। 15 वर्षों 349 के अनुच्छेद में 15 वर्षों तक संविधान की भाषा अंग्रेजी भाषा के स्थान पर कोई दूसरी भाषा स्वीकृत नहीं की जाएगी। 350 में भाषागत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा और 351 के अनुच्छेद में सरकार का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के विकास एवं प्रसार के लिए कार्य करेगा। भारतीय भाषाओं के शब्दों को समाहित कर उसके शब्द भंडार को समृद्ध करने का वहां पर प्रयास करेगा। तो हमने ये देखा कि किस तरह से 343 से 351 के अनुच्छेदों में हिंदी के विकास क्रम की बात की गई है। प्रयोग और व्यवहार के आधार पर पहचान। हिंदी संपर्क की भाषा या जनपदीय की भाषा होनी चाहिए, यानी कि जन सामान्य के आधार पर उसकी अभिव्यक्ति हम देखते हैं अनेक रूपों में दिखाई देते हैं, चाहे सामाजिक आधार हो, धार्मिक आधार हो या आर्थिक आधारों पर भी हम उसकी जो प्रसारता है उसको देखते हुए नजर आते हैं। वक्ता और श्रोता के आधार पर भी हम हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत ज्यादा स्तर पर देखते हुए नजर आते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं में परिवर्तन, जैसे कि हमने ये देखा है कि क्षेत्रीय भाषा के रूप में मातृभाषा का जो प्रयोग है वह हमें देखने को मिलता है, यानी कि क्षेत्रीय आधार पर हम देखते हैं ये अलग अलग प्रांत या अलग अलग क्षेत्र अपनी भाषा का किस तरह से प्रादुर्भाव कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें कितनी विकास की संभावनाओं को वहां पर प्रेरित या प्रेरणा के रूप में लोगों के समक्ष जाकर उपस्थित कर रहे हैं। सांस्कृतिक स्तर पर हम अपनी अपनी जातीयता के आधार पर अपनी संस्कार शब्दावली का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं, जैसे कि हम अपने हिंदू उसमें देखते हैं कि हम नमस्ते या राम राम कह के अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करते हुए नजर आते हैं। जातीय अस्मिता में भाषा का जो रूप है वह 3 आधारों पर व्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम देखते हैं कि किस तरह से भाषा, संस्कृति और परंपरा के आधार पर हम इसकी अभिव्यक्ति करते हुए नजर आते हैं कि हम भाषा के आधार पर हम किस तरह से अपनी भाषा का जो रूप स्वरूप है उसे चित्रित करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही हम संस्कृति के आधार पर भी देखते हैं कि हम अपनी रीति रिवाजों के आधार पर, अपनी मान्यताओं के आधार पर, अपनी परंपराओं के आधार पर किस तरह से संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ हम परंपरा के आधार पर भी देखते हैं कि व्यक्ति किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। हम साधारणतः हम देखते हैं कि परंपराओं के आधार पर ही हम अपना जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर तत्पर दिखाई देते हैं। द्विभाषिता और बहुभाषिता। द्विभाषिता और बहुभाषिता से हमारा तात्पर्य है एक से अधिक भाषा का निर्वाह करना द्विभाषा के अंतर्गत आता हुआ दिखाई देता है। बहुभाषिता से हमारा तात्पर्य है 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग बहुभाषिता के अंतर्गत दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि द्विभाषिता को 3 आधारों पर देखा जा सकता है, व्यक्तिगत आधार पर, सामाजिक आधार पर और राष्ट्रीय आधार पर। व्यक्तिगत आधार से हमारा तात्पर्य है मातृभाषा के साथ साथ अन्य शैक्षिक भाषा का ज्ञान लेना वहां पर व्यक्तिगत स्तर पर कहलाता है या द्विभाषिता के आधार पर कहलाता है। इसका प्रयोग सीमित होता है, वह इसका प्रयोग समाज में नहीं करता। यह अस्थिर द्विभाषिता का रूप या प्रयोग कहा जा सकता है। सामाजिक आधार पर व्यक्ति अपने बहुभाषी समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दबावों और परस्पर संबंधों के कारण एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता हुआ दिखाई देता है, तो वह सामाजिक द्विभाषिता के अंतर्गत देखा जा सकता है। राष्ट्रीय आधार पर हम देखते हैं कि कोई भी देश प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए द्विभाषिता का प्रयोग करता है, किंतु नागरिक अपने दैनिक जीवनचर्या में एक भाषी ही होता है, यानी कि एक ही भाषा का प्रयोग करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर
दो स्तर भी यहाँ पर बताए गए हैं। एक बताया गया है कि अंतर्द्विभाषिता, व्यक्ति किसी बोली, मानक हिंदी या संस्कृत निष्ठ में से किसी एक को चुनता हुआ दिखाई देता है, उसके आधार पर अपनी अभिव्यक्ति करता हुआ प्रेरित होता है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि किस तरह से हम आधारों को स्पष्ट करते हुए नजर आते हैं। अंतर द्विभाषिता से हमारा तात्पर्य है दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना पड़ता है। द्विभाषिता की तीन प्रणाली से यहाँ हमारा तात्पर्य है कि किस तरह से हम प्रणाली के आधार पर द्विभाषिता का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। घर और बाहर विभिन्न प्रकार से हम क्षेत्रों में दोनों भाषाओं का मुक्त रूप से प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। कहने का तात्पर्य है हम मिश्र प्रणाली का जो प्रयोग करते हैं घर और बाहर दोनों आधारों पर इसे व्यवहारिक दृष्टि से प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होने पर शहरी जीवन से युक्त व्यक्ति इस प्रणाली को भी अपनाता हुआ दिखाई देता है। सामान्यीकृत प्रणाली, घर में किसी और या भाषा का प्रयोग और व्यवसाय के क्षेत्र में किसी और भाषा का प्रयोग, अर्थात दोनों भाषाएं एक दूसरे के व्यवहार में नहीं आती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर समानाधिकृत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आश्रित से हमारा तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि हम कई भाषाओं के आश्रय में रहकर अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि जैसे स्थिति परिस्थिति होती है हम उसके अनुरूप उस भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। प्रयोजन के आधार पर द्विभाषिता के 4 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं कि किस तरह से हम द्विभाषिता के आधार पर इनका प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि किस तरह से आश्रित में ही यहाँ मैं बता रही हूँ कि आश्रित प्रणाली में जहां पर एक व्यक्ति भाषा की 2 या 2 से अधिक शैलियों का प्रयोग करता है और उन शैलियों के आधार पर अपनी सामाजिक व्यवहारिक गत अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देता है, उसे हम आश्रित प्रणाली के अंतर्गत रख सकते हैं। प्रयोजन के आधार पर द्विभाषिता के 4 प्रकार यहाँ पर निर्मित किए गए हैं। पहला है समपूर्वक, व्यक्ति समपूर्वक द्विभाषिता में भाषा का प्रयोग शोध कार्य या अन्य विशिष्ट कार्य के संदर्भ में करता हुआ दिखाई देता है। सहायक रूप में, व्यक्ति अपने ही समुदाय समाज की दूसरी भाषा का ज्ञान अपने ज्ञान की सहायक भाषा के रूप में प्राप्त करता हुआ दिखाई देता है, जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा का प्रयोग। परिपूरक से यहाँ हमारा तात्पर्य है कि सामाजिक कार्यों के लिए समुदाय से प्राप्त दूसरी भाषा को जानना आवश्यक होता है, जैसे हिंदी और अंग्रेजी परिपूरक द्विभाषिता के अंतर्गत आती हैं, जहां कुछ स्थितियों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है और कुछ स्थितियों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। समतुल्य, समतुल्य से हमारा तात्पर्य है दूसरी भाषा के अंतर्गत भी समतुल्य द्विभाषिता प्राप्त करने की इच्छा होती है। दोनों भाषाओं को समान अधिकार की अपेक्षा रहती है। यह प्रणाली स्थिर और सक्रिय होती है और हिंदी और अंग्रेजी के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि किस तरह से हम भाषा का जो रूप स्वरूप है उसका प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। द्विभाषिता की जो स्थिति है उसके ऊपर मैं यहाँ पर बात करूंगी, जैसे कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी राष्ट्रभाषा का जो प्रचार प्रसार है वह दिन प्रतिदिन करते हुए अपने सामान्य रूप से या अपनी एक निष्ठा के रूप से दिखाई देते हैं, और राजभाषा में हम देखते हैं कि किस तरह से भाषा का जो प्रशासनिक या कार्य रूप है उसमें हम औपचारिक रूप से हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। प्रयुक्ति परक रूप में हम देखते हैं ग्राम पंचायत या आपके न्यायालय है, जिला है या उच्च न्यायालय है, उसमें हम किस तरह से अपनी भाषा की, अपनी बोली की और अपने जो राजभाषा है उसका प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। जैसे ग्राम पंचायत में हम बोली का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, वहां पर हम भाषा का रूप स्वरूप स्पष्ट करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। या आपके सिविल न्यायालय है, जिला न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, इसमें भी हम सामान्यतः देखते हैं कई जगह हिंदी का प्रयोग हो रहा है तो कई जगह अंग्रेजी का प्रयोग वहां पर देखने को मिलता है।
शिक्षा के क्षेत्र के आधार पर, जैसे हम प्राइमरी आधार एवं उच्च शिक्षा के आधार पर देखते हैं, कि हम प्राइमरी के आधार पर देखते हैं तो बहुत पहले हाँ, ये प्रचलन था कि किस तरह से हम सारे जो हमारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, अंग्रेजी सिर्फ अंग्रेजी में होती थी, और जो अन्य जो आपके विषय हैं वह हिंदी में ही होते हुए दिखाई देते थे। पर आज देखिए कितना परिवर्तन आ गया है कि जो हिंदी में है वो सिर्फ हिंदी में है, और जो सारे सब्जेक्ट हैं वो अंग्रेजी में परिवर्तित हो गए हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो आधार है वह समय अनुसार परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। तो हम देखते हैं प्राइमरी आधार पर हम अपनी मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। आपने ये गाइडलाइन भी सुनी होगी जो अब की शिक्षा नीति आ रही है, उसमें अपनी जो मातृभाषा है उसका भी प्रचार प्रसार हम भरपूर रूप से कर सकते हैं, और अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले हैं। उच्च शिक्षा के आधार पर हम अंग्रेजी भाषा और हिंदी का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। तो बेटा आज हमने इसमें इस प्रकार के आधारों को स्पष्ट करते हुए देखा कि भाषाई विविधता और भाषिक समुदाय में हम भाषा का अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुकूल जो नियम बताए गए हैं उनके अनुसार उसमें परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हैं। भाषा बहुत ही सशक्त माध्यम है अपनी अभिव्यक्ति का, कि हम कहीं से भी अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, पर वो पहुंचाने का जो स्तर है, जो माध्यम है, जो आपकी शब्दावली है, उसका वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। धन्यवाद। वर्ग। भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा का प्रयोग समाज की मूल व्यवस्था, समाज श्रमिक वर्ग की गौण मूल व्यवस्था को वक्ता और श्रोता के संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसे हम इसके अंतर्गत देखते हुए नजर आते हैं। भाषाई विविधता से हमारा अभिप्राय है देश में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग होना, जैसे भारत एक बहुभाषी देश है। भाषिक समुदाय, भाषा में वर्ग के अनुसार, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं और उसको अनेक प्रकार के मानने वाले हमारे यहाँ पर धर्म है, जाति है। शिक्षा के आधार पर भी हम इसकी मूल व्यवस्था को देख सकते हैं। भाषा और समुदाय, भाषा और समुदाय से हमारा तात्पर्य है भाषा और समुदाय, भाषा और जाति के आधार पर हम उसे व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। जैसे उच्च, मध्य और निम्न जाति के अनुसार हम आधार को स्पष्ट करते हुए नजर आते हैं। जैसे भाषा का स्तर बदलता रहता है, कारण सामाजिकता के आधार पर भाषा में बदलाव होता रहता है। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के हम संवाद में परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि हम देखते हैं जो उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, या जो निम्न वर्ग के होते हैं, या मध्य वर्ग के व्यक्ति होते हैं, उनके वातावरण के अनुसार वे अपनी शब्दावली को प्रयुक्त करते हुए नजर आते हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि पद प्रतिष्ठा के अनुसार भी जो आपकी शब्दावली है उसमें भी परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आप अपने ज्ञान के अनुसार वहां पर उसकी अभिव्यक्ति करते हुए नजर आते हैं। दूसरा आधार है शहरी और ग्रामीण आधार। हम जानते हैं कि इन दोनों आधारों पर हम किस तरह से अपनी भाषा को व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि जो ग्रामीण व्यक्ति होता है, यानी कि गांव में जो व्यक्ति रहता है, वह किस तरह से अपनी भाषा का रूप स्वरूप प्रकट करते हुए नजर आता है। वह वहां पर सरल, सहज, स्पष्ट भाषा में अपनी बात कहता हुआ नजर आता है। जबकि शहरी वातावरण में हम देखते हैं कि हमारी भाषा में स्वार्थ की भावना पुरजोर रूप से वहां पर कार्य करती हुई दिखाई देती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम भाषा के आधार पर उच्चारणगत परिवर्तन देखने को भी मिलता है। जैसे एक जो ग्राम या गांव का व्यक्ति है, उसकी भाषा में हम देखेंगे कि उच्चारणगत भिन्नता का भी रूप स्वरूप दिखाई देता है। कहानीकारक प्रेमचंद की कहानी या उपन्यासों में हमें यह अनेक आधारों के रूप में देखने को मिलता है, कि उनकी कहानियों में हमने देखा है कि किस तरह से भाषा का प्रादुर्भाव वहां पर नजर आता है। शिक्षा के आधार पर भी हम परिवर्तन देखते हुए नजर आते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि हम देखते हैं
कि किस तरह से शिक्षा के आधार पर हमारी जो भाषा है वह बदलती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर हम अंग्रेजी और हिंदी का रूप देखने के लिए समक्ष रूप से उपस्थित होते हैं। कहने का तात्पर्य भाषा और लिंग के आधार पर भी हमारे शिक्षा के आधार पर वो परिवर्तन दिखाई देता है कि कहाँ पर हमें किन शब्दों का कैसे प्रयोग करना है। आनुवांशिक आधार पर भी हम देखते हैं कि किस तरह से भाषा में परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है। पुरुष की भाषा में या स्त्री की भाषा में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि स्त्री पुरुष की भाषा में निश्चित रूप से हमें बदलाव देखने को मिलता है। वहां पर परिवर्तन की संभावनाएं अनेक रूप से दिखाई देती हैं। पुरुष की आवाज में हम देखते हैं कर्कश पना आता है या उसका उच्चारण बहुत ही तेज गति में दिखाई देता है, जबकि स्त्री बहुत ही कोमल शब्दों का या रूप में आदान प्रदान करती हुई नजर आती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्त्री पुरुष में जिस तरह की भाषा का जो आधार है वो भी आनुवांशिक आधार पर हमें देखने को मिलता है। मनोवैज्ञानिक आधार से हमारा यहाँ पर तात्पर्य है बेटा कि हम किस तरह से सोच के आधार पर अपनी भाषा का रूप स्वरूप प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। सबसे बढ़िया था, अगर हम जितने मर्जी पढ़े लिखे हों पर हमारे पर वातावरण का बहुत ज्यादा असर दिखाई देता है। आप देखिए, एक निम्न वर्ग का व्यक्ति और एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति और एक उच्च वर्ग का व्यक्ति में बहुत ज्यादा परिवर्तन शिक्षा के आधार पर हमें देखने को मिलेगा। वे पढ़े लिखे होने के बाद भी उनकी मानसिकता बहुत संकुचित कई बार दिखाई देती है। ऐसा हम लोगों से जब मिलते हैं तब हम उनके विचारों से अवगत होते हुए दिखाई देते हैं। तब हमें लगता है कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इनकी इतनी संकुचित सोच यहाँ पर प्रतिपादित होती हुई दिखाई देती है। सामाजिक सांस्कृतिक आधार हम देखते हैं कि मानवीय व्यक्ति या मानव अपने समाज के अनुसार या अपने सांस्कृतिक आधार पर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को परंपरा और रीति रिवाजों के आधार पर भी परिवर्तित करते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि धर्म, जाति और भाषा के आधार पर हम उनकी परंपरा और उनके तौर तरीकों से यहाँ पर रूबरू होते हुए दिखाई देते हैं। इसमें भी भाषा का बहुत ज्यादा रूप स्वरूप स्पष्ट होते हुए दिखाई देता है कि एक व्यक्ति जो मथुरा में है या ब्रज में है या हरियाणा में है या हम छत्तीसगढ़ है, बेगली है, या फिर हम ये कहें कि आपके अनेक प्रकार की जो बोलियां हैं, पहाड़ी हैं या फिर बिहारी हैं, इसमें जो रीति रिवाज हैं वो अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं और हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के अनुसार उसको मनाते हुए दिखाई देते हैं और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हुए भी हम इन त्योहारों, उत्सवों के आधार पर दिखाई देते हैं। भाषा के आधार पर हम देखते हैं कि हमारी जो पहचान है, जो हमारी अस्मिता है, वह भी हमारे स्वरूप के आधार पर निर्मित होती हुई दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य बेटा यहाँ पर यह है कि भाषा के व्याकरण के आधार पर भी हम आनुवांशिक, जैविक और प्राकृतिक भेद हम लिंग के आधार पर बदलाव में दिखाई देते हैं। उसमें अनेक प्रकार के बदलाव उसमें परिपूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। भाषा और जाति से हमारा तात्पर्य है कि किस तरह से हमारे जो समुदाय में या हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की जातियां भी यहाँ पर विद्यमान है। कई जातियों से हम अवगत हैं, कई जातियों से हम अवगत भी नहीं हैं, पर उनके जो परिवेश के अनुसार रीति रिवाज हैं या परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं या उत्सव है, वह अनेक रूपों में निभाते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य बेटा यहाँ पर यह है कि किस तरह से हम औपचारिक एवं अनौपचारिक आधार पर स्थिति परिस्थितियों को अवगत करते हुए दिखाई देते हैं। कि हम औपचारिकता के आधार पर, जैसे हमारे कोई घर में बाहर का व्यक्ति आता है तो हम पूरी शिष्टाचार से उसका आदर सम्मान करते हुए दिखाई देते हैं। ये हमारी औपचारिकता है कि हम उससे बहुत ही सहज भाव में बात करते हैं। कई बार ये भी देखते हैं कि हमारे भाषा में तुरंत भी बदलाव आता हुआ दिखाई देता है। अगर कोई हमारा परिचित व्यक्ति है और हमारा निकटतम है तो हम उससे अनौपचारिक रूप में बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आधारों पर किस तरह से परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है।
बोली और भाषा के आधार में। बोली और भाषा से हमारा तात्पर्य है, मैंने अपनी पहली स्लाइड में इसका ज़िक्र किया था कि बोली किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, उसके आधार पर हम अपनी संस्कृति को, अपनी मान्यताओं को, अपनी आधारों को स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। संस्कृति और परंपरा। संस्कृति और परंपरा से यहाँ हमारा तात्पर्य है बेटा कि किस तरह से हम संस्कृति के आधार पर अपनी जो आधार है, जो हमारी विशेष उपलब्धियां हैं, हमारी लोक भाषा है, लोकगीत है, या लोक के आधार पर हम अपनी परंपराओं को निभाते हुए दिखाई देते हैं, उनका रूप स्वरूप यहाँ पर चित्रित किया गया है कि किस तरह से हम अनेक प्रकार की संस्कृतियों को अपने चारों ओर देखते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर हिंदू भी अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने रीति रिवाज बना रहा है, मुसलमान भी अपनी रीति रिवाजों के अनुसार अपनी प्रथाओं को, अपने अनुष्ठानों को निभाने की कोशिश कर रहा है। या फिर हम देखते हैं अनेक जातिगत आधार पर भी, चाहे वह सूक्ष्म रूप से हो या उच्च वर्ग से हो, सभी लोग अपने अपने आधार पर संस्कृति और परंपरा का अनुसार अनुष्ठान करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से भाषा और जाति में अनेक प्रकार की यहाँ पर रूप स्वरूपों को दिखाने की भरसक कोशिश की गई है। भाषा और जातीयता। भाषा और जातीयता से हमारा तात्पर्य है पैतृक और विरासत के रूप में हमें यह मिलती हुई दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य है, पैतृक और विरासत से हमारा तात्पर्य है जो पिता संबंधी या पुरखों संबंधी जो संपत्ति है वह हमें स्वतः मिल जाती है, उसे हम पैतृक या विरासत के रूप में देखते हुए नजर आते हैं। या उत्तराधिकार में मिला हुआ धन के आधार पर भी हम इसका रूप देख सकते हैं। भाषा भी उसी प्रकार हमें समाज में या पिता और माता के संदर्भ में प्राप्त होती है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तब उसके बाद जो उसके घर का वातावरण है, उसके माता पिता की जो मातृभाषा है या राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, उसका वह स्वरूप निभाते या निर्वाह करते हुए दिखाई देता है। तो उस आधार पर हम देखते हैं कि जो हमें विरासत के रूप में हमें चीजें मिली हो, उसे हम पैतृक समाज के अंतर्गत देखते हुए नजर आते हैं। राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता के आधार पर, यानी कि जातीयता के आधार पर, मैं जातीयता पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि क्या होती है। जातीयता से हमारा तात्पर्य है राष्ट्रीयता के आधार पर व्यक्ति को जो जोड़ सकती है उसे हम जाति के आधार पर व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। जैसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति परिस्थितियों का जब हमें बोध होता है तो हम उसके अनुसार कार्य करने के लिए तत्पर होते हुए दिखाई देते हैं। और यही हमारी निष्ठा भी है कि हम किस तरह से चीजों को देखते हैं, उनका उपयोग करते हैं और समाज में उसके व्यवहार के अनुसार उसे अभिव्यक्त करते हुए भी नजर आते हैं। ऐतिहासिक और सामाजिक। ऐतिहासिक और सामाजिक से हमारा तात्पर्य है समाज इतिहास से संबंध रखने वाला है। कहने का तात्पर्य है राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में। पहले मैं आपको बता दूं कि ऐतिहासिक दृष्टि और सामाजिक दृष्टि से हमारा यहाँ क्या तात्पर्य है। भाषा इतिहास से संबंध रखने वाले को हम ऐतिहासिक संदर्भ के अंतर्गत देखते हैं। धर्म और जातीयता के आधार पर भाषा को जातीय अस्मिता बनाने के कारण ऐतिहासिक और सामाजिक रूप वहां पर स्थापित होते हुए दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय एकता और स्वाधीनता की भाषा हिंदी ही है कि हम जातीय आधार पर या जो भी हम समाज में कार्य करते हुए दिखाई देते हैं उसे किस तरह से हम भाषा से अवगत करते हुए या उनका निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय एकता और स्वाधीनता की जो भाषा है वह राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में स्थापित नहीं हो पाई है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि हमने मान लिया है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ही है, पर हमें अभी तक लिखित रूप में ये प्रमाण नहीं मिला है कि हम अपनी स्वतः इच्छा से अपनी भाषा को वो मान्यता दे पाए अधिनियम के अनुसार। तो यहाँ पर राष्ट्रभाषा से हमारा तात्पर्य है जो
अधिकांश भूभाग में बोली और समझी जाती है, उसे राष्ट्रभाषा के अंतर्गत रखा जा सकता है। राजभाषा से हमारा तात्पर्य है जो प्रशासनिक कार्यों, स्कूल, कॉलेजेस, साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं, समाचारों आदि में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा के अंतर्गत रखा जाता है। उसे मानक भाषा भी कहते हैं। 343 से 351 में भाषा में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है भाषा के आधार पर, यानी कि इन अनुच्छेदों के अंतर्गत ये बताने का प्रयास किया है कि हिंदी भाषा का हम कैसे विवेचना कर सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं। मैं सूक्ष्म रूप से यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगी। वैसे आप लोगों के पास भी पूरी उपलब्ध सामग्री है, क्योंकि आप ऑनर्स के विद्यार्थी हो, चाहे वह अंग्रेजी के हो या हिंदी हिंदी के हो या फिर आप पॉलिटिकल के हो, तो उसमें हमें बताया जाता है कि किस तरह से भाषा के विस्तार में 343 से लेकर 351 के जो अनुच्छेद हैं उसमें किस तरह से हिंदी के विकास क्रम की बात कही गई है। 343 में संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी है। संविधान में आरंभ से 15 वर्ष की अवधि तक सभी सरकारी कामकाजों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ये अधिनियम, ये अनुच्छेद 26 जनवरी 1965 को पारित किया गया, होता रहेगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हिंदी राजकाज चलाने में असक्षम थी, बल्कि अंग्रेजी भाषा के कामकाज करने के अभ्यस्त कर्मचारियों के लिए नई भाषा को अपनाने के लिए उचित समय देना होगा। 15 वर्ष की अवधि के बाद भी विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को जारी रखने के लिए उपलब्ध कर सकती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि हमने उस वक्त जो 1965 के आसपास जो अधिनियम अनुच्छेद बनाए थे उसमें ये हमने मान लिया था कि अगर इस दौरान कोई और भाषा उभर कर नहीं आई तो अंग्रेजी को ही राजकाज की भाषा बना लिया जाएगा। पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे हिंदी के विकास क्रम में अनेक लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके सतत प्रयास के द्वारा ये हिंदी आज उभर कर आई है। पर आज भी हम देखते हैं कि अधिनियम अनुच्छेदों के अनुसार उसे उस रूप में मान्यता नहीं मिल रही है जिस रूप में मिलनी चाहिए। 344 में राष्ट्रपति 5 और 10 वर्षों के पश्चात राजकाज या राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। वे राजभाषा हिंदी के अधिकारी प्रयोग के बारे में तथा अंग्रेजी के प्रयोग पर रोक लगाने के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे या आवेदन प्रस्तुत करेंगे। अभिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 30 सदस्यों की जो मान्यता है, जैसे 20 लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, 10 राज्यसभा के सदस्य होने अत्यंत अनिवार्य है। उस आधार पर यह समिति की स्थापना वहां पर गठित की जाएगी और उसमें अंग्रेजी और हिंदी के बढ़ते क्रम पर विचार किया जाएगा कि किसको राजभाषा का दर्जा दिया जाए। 345 में या राष्ट्रभाषा का 345 में राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या एक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं तथा हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। 346 में एक राज्य दूसरे राज्य के बीच संघ की भाषा राजभाषा का ही प्रयोग करेगा। 347 के अनुच्छेद में किसी राज्य में जनसाधारण द्वारा बोली समझी जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाली भाषा को राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी स्वीकृति देने के लिए अधिनियम वहां पर स्थापित कर सकता है। 348 के अनुच्छेद में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का कार्य अंग्रेजी भाषा में ही चलेगा तथा अन्य भाषा में वहां पर किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की जाएगी। 15 वर्षों 349 के अनुच्छेद में 15 वर्षों तक संविधान की भाषा अंग्रेजी भाषा के स्थान पर कोई दूसरी भाषा स्वीकृत नहीं की जाएगी। 350 में भाषागत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा और 351 के अनुच्छेद में सरकार का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के विकास एवं प्रसार के लिए कार्य करेगा। भारतीय भाषाओं के शब्दों को समाहित कर उसके शब्द भंडार को समृद्ध करने का वहां पर प्रयास करेगा। तो हमने ये देखा कि किस तरह से 343 से 351 के अनुच्छेदों में हिंदी के विकास क्रम की बात की गई है। प्रयोग और व्यवहार के आधार पर पहचान, हिंदी संपर्क की भाषा या जनपदीय की भाषा होनी
चाहिए, यानी कि जन सामान्य के आधार पर उसकी अभिव्यक्ति हम देखते हैं अनेक रूपों में दिखाई देते हैं, चाहे सामाजिक आधार हो, धार्मिक आधार हो या आर्थिक आधारों पर भी हम उसकी जो प्रसारता है उसको देखते हुए नजर आते हैं। वक्ता और श्रोता के आधार पर भी हम हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत ज्यादा स्तर पर देखते हुए नजर आते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं में परिवर्तन, जैसे कि हमने ये देखा है कि क्षेत्रीय भाषा के रूप में मातृभाषा का जो प्रयोग है वह हमें देखने को मिलता है, यानी कि क्षेत्रीय आधार पर हम देखते हैं कि अलग अलग प्रांत या अलग अलग क्षेत्र अपनी भाषा का किस तरह से प्रादुर्भाव कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें कितनी विकास की संभावनाओं को वहां पर प्रेरित या प्रेरणा के रूप में लोगों के समक्ष जाकर उपस्थित कर रहे हैं। सांस्कृतिक स्तर पर हम अपनी अपनी जातीयता के आधार पर अपनी संस्कार शब्दावली का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं, जैसे कि हम अपने हिंदू उसमें देखते हैं कि हम नमस्ते या राम राम कह के अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करते हुए नजर आते हैं। जातीय अस्मिता में भाषा का जो रूप है वह 3 आधारों पर व्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम देखते हैं कि किस तरह से भाषा, संस्कृति और परंपरा के आधार पर हम इसकी अभिव्यक्ति करते हुए नजर आते हैं, कि हम भाषा के आधार पर हम किस तरह से अपनी भाषा का जो रूप स्वरूप है उसे चित्रित करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही हम संस्कृति के आधार पर भी देखते हैं कि हम अपनी रीति रिवाजों के आधार पर, अपनी मान्यताओं के आधार पर, अपनी परंपराओं के आधार पर किस तरह से संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ हम परंपरा के आधार पर भी देखते हैं कि व्यक्ति किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। हम साधारणतः हम देखते हैं कि परंपराओं के आधार पर ही हम अपना जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर तत्पर दिखाई देते हैं। द्विभाषिता और बहुभाषिता, द्विभाषिता और बहुभाषिता से हमारा तात्पर्य है एक से अधिक भाषा का निर्वाह करना द्विभाषा के अंतर्गत आता हुआ दिखाई देता है। बहुभाषिता से हमारा तात्पर्य है 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग बहुभाषिता के अंतर्गत दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि द्विभाषिता को 3 आधारों पर देखा जा सकता है, व्यक्तिगत आधार पर, सामाजिक आधार पर और राष्ट्रीय आधार पर। व्यक्तिगत आधार से हमारा तात्पर्य है मातृभाषा के साथ साथ अन्य शैक्षिक भाषा का ज्ञान लेना वहां पर व्यक्तिगत स्तर पर कहलाता है या द्विभाषिता के आधार पर कहलाता है। इसका प्रयोग सीमित होता है, वह इसका प्रयोग समाज में नहीं करता। यह अस्थिर द्विभाषिता का रूप या प्रयोग कहा जा सकता है। सामाजिक आधार पर व्यक्ति अपने बहुभाषी समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दबावों और परस्पर संबंधों के कारण एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता हुआ दिखाई देता है, तो वह सामाजिक द्विभाषिता के अंतर्गत देखा जा सकता है। राष्ट्रीय आधार पर हम देखते हैं कि कोई भी देश प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए द्विभाषिता का प्रयोग करता है, किंतु नागरिक अपने दैनिक जीवनचर्या में एक भाषी ही होता है, यानी कि एक ही भाषा का प्रयोग करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर 2 स्तर भी यहाँ पर बताए गए हैं। एक बताया गया है कि अंतर द्विभाषिता, व्यक्ति किसी बोली, मानक हिंदी या संस्कृत निष्ठ में से किसी एक को चुनता हुआ दिखाई देता है, उसके आधार पर अपनी अभिव्यक्ति करता हुआ प्रेरित होता है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि किस तरह से हम आधारों को स्पष्ट करते हुए नजर आते हैं। अंतर द्विभाषिता से हमारा तात्पर्य है 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना पड़ता है। द्विभाषिता की 3 प्रणाली से यहाँ हमारा तात्पर्य है कि किस तरह से हम प्रणाली के आधार पर द्विभाषिता का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। घर और बाहर विभिन्न प्रकार से हम क्षेत्रों में दोनों भाषाओं का मुक्त रूप से प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। कहने का तात्पर्य है हम मिश्र प्रणाली का जो प्रयोग करते हैं घर और बाहर दोनों आधारों पर इसे व्यवहारिक दृष्टि से प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होने पर शहरी जीवन से युक्त व्यक्ति इस प्रणाली को भी अपनाता हुआ दिखाई देता है। सामान्यीकृत प्रणाली, घर में किसी और या भाषा का प्रयोग और व्यवसाय के क्षेत्र में किसी और भाषा का प्रयोग, अर्थात दोनों भाषाएं एक दूसरे के व्यवहार में नहीं आती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर समानाधि
कृत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आश्रित से हमारा तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि हम कई भाषाओं के आश्रय में रहकर अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि जैसे स्थिति परिस्थिति होती है हम उसके अनुरूप उस भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। प्रयोजन के आधार पर द्विभाषिता के 4 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं कि किस तरह से हम द्विभाषिता के आधार पर इनका प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि किस तरह से आश्रित में ही यहाँ मैं बता रही हूँ कि आश्रित प्रणाली में जहां पर एक व्यक्ति भाषा की 2 या 2 से अधिक शैलियों का प्रयोग करता है और उन शैलियों के आधार पर अपनी सामाजिक व्यवहारिक गत अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देता है, उसे हम आश्रित प्रणाली के अंतर्गत रख सकते हैं। प्रयोजन के आधार पर द्विभाषिता के 4 प्रकार यहाँ पर निर्मित किए गए हैं। पहला है समपूर्वक। व्यक्ति समपूर्वक द्विभाषिता में भाषा का प्रयोग शोध कार्य या अन्य विशिष्ट कार्य के संदर्भ में करता हुआ दिखाई देता है। सहायक रूप में व्यक्ति अपने ही समुदाय समाज की दूसरी भाषा का ज्ञान अपने ज्ञान की सहायक भाषा के रूप में प्राप्त करता हुआ दिखाई देता है, जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा का प्रयोग। परिपूरक से यहाँ हमारा तात्पर्य है कि सामाजिक कार्यों के लिए समुदाय से प्राप्त दूसरी भाषा को जानना आवश्यक होता है, जैसे हिंदी और अंग्रेजी परिपूरक द्विभाषिता के अंतर्गत आती हैं, जहां कुछ स्थितियों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है और कुछ स्थितियों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। समतुल्य। समतुल्य से हमारा तात्पर्य है दूसरी भाषा के अंतर्गत भी समतुल्य द्विभाषिता प्राप्त करने की इच्छा होती है। दोनों भाषाओं को समान अधिकार की अपेक्षा रहती है। यह प्रणाली स्थिर और सक्रिय होती है और हिंदी और अंग्रेजी के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि किस तरह से हम भाषा का जो रूप स्वरूप है उसका प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। द्विभाषिता की जो स्थिति है उसके ऊपर मैं यहाँ पर बात करूंगी, जैसे कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी राष्ट्रभाषा का जो प्रचार प्रसार है वह दिन प्रतिदिन करते हुए अपने सामान्य रूप से या अपनी एक निष्ठा के रूप से दिखाई देते हैं, और राजभाषा में हम देखते हैं कि किस तरह से भाषा का जो प्रशासनिक या कार्य रूप है उसमें हम औपचारिक रूप से हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। प्रयुक्ति परक रूप में हम देखते हैं ग्राम पंचायत या आपके न्यायालय है, जिला है या उच्च न्यायालय है, उसमें हम किस तरह से अपनी भाषा की, अपनी बोली की और अपने जो राजभाषा है उसका प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। जैसे ग्राम पंचायत में हम बोली का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, वहां पर हम भाषा का रूप स्वरूप स्पष्ट करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। या आपके सिविल न्यायालय है, जिला न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, इसमें भी हम सामान्यतः देखते हैं कई जगह हिंदी का प्रयोग हो रहा है तो कई जगह अंग्रेजी का प्रयोग वहां पर देखने को मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र के आधार पर, जैसे हम प्राइमरी आधार एवं उच्च शिक्षा के आधार पर देखते हैं कि हम प्राइमरी के आधार पर देखते हैं तो बहुत पहले ये प्रचलन था कि किस तरह से हम सारे जो हमारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, अंग्रेजी सिर्फ अंग्रेजी में होती थी और जो अन्य जो आपके विषय हैं वह हिंदी में ही होते हुए दिखाई देते थे। पर आज देखिए कितना परिवर्तन आ गया है कि जो हिंदी में है वो सिर्फ हिंदी में है और जो सारे सब्जेक्ट हैं वो अंग्रेजी में परिवर्तित हो गए हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो आधार है वह समय अनुसार परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। तो हम देखते हैं प्राइमरी आधार पर हम अपनी मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। आपने ये गाइडलाइन भी सुनी होगी जो अब की शिक्षा नीति आ रही है, उसमें अपनी जो मातृभाषा है उसका भी प्रचार प्रसार हम भरपूर रूप से कर सकते हैं और अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले हैं। उच्च शिक्षा के आधार पर हम अंग्रेजी भाषा और हिंदी का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं।
तो बेटा आज हमने इसमें इस प्रकार के आधारों को स्पष्ट करते हुए देखा कि भाषाई विविधता और भाषिक समुदाय में हम भाषा का अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुकूल जो नियम बताए गए हैं उनके अनुसार उसमें परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हैं। भाषा बहुत ही सशक्त माध्यम है अपनी अभिव्यक्ति का, कि हम कहीं से भी अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, पर वो पहुंचाने का जो स्तर है, जो माध्यम है, जो आपकी शब्दावली है, उसका वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। धन्यवाद।